नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। आपका राज्य में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर खबरें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां यूपी के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भू माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला अधिकारी के आदेश पर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू माफिया पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसको लेकर जिले में 130 जगह पर हो रही प्लॉटिंग को नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने अवैध घोषित कर दिया है और प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि उमेश अग्रवाल ने ठंडी सड़क पर JVR ग्रीन कॉलोनी के नाम से प्लॉटिंग करने के लिए लेआउट कराया था और नगर मजिस्ट्रेट के यहां से लेआउट स्वीकृति कराते समय उमेश अग्रवाल ने कॉलोनी में पार्क और 12 मीटर की सड़क बनाकर प्लॉटिंग करने को शर्त दिखाकर एफिडेविट दिया था, जहां प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने सड़क और पार्क की जमीन की भी प्लॉटिंग कर दी। वहीं लेआउट की शर्त का उल्लंघन होने पर नगर मजिस्ट्रेट ने उमेश अग्रवाल के 5 प्लॉट को बंधक किया है। लेआउट्स की शर्त के उल्लंघन होने पर बंधक प्लॉट को नीलाम कर कॉलोनी में विकास किया जा सके। वहीं प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने बंधक बनाए गए प्लॉट की बिक्री कर दी। मामले में जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि नगर क्षेत्र में 10 कॉलोनी की प्लॉटिंग लेआउट पास कराकर की गई थी और लेआउट स्वीकृति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने की शिकायत मिलने पर जांच शुरू की गई है। साथ ही नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि कॉलोनी की नाप कराई जा रही है और ये जो लेआउट पास कराया गया ये उसी आधार पर प्लॉटिंग की गई है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है और उमेश अग्रवाल की शिकायत मिलने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। बता दें, प्रॉपर्टी डीलर उमेश अग्रवाल ने बंधक बनाए गए प्लॉट और पार्क सड़क की जमीन की बिक्री कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उमेश अग्रवाल ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनी के दुकानों का निर्माण बाहर करा दिया। अवैध कॉलोनियों के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि जिन कॉलोनी के लेआउट पास हैं और उनमें लेआउट में जो सार्वजनिक सुविधाओं के लिए भूमि के प्रोविजन किए गए थे उनकी जांच करा ली जाए कि ऐसा तो नहीं है कि कॉलोनी द्वारा उस भूमि को भी बेच दिया गया हो, जैसे कि पार्क, सड़क इत्यादि भूमियाँ। तो उसमें सभी लेआउट निकाल लिए गए हैं। उन लेआउट के हिसाब से आज से हो हमारी जो अभियान है उसको हो रहा है। कितनी ऐसी कॉलोनियाँ हैं लेआउट पास कराया है? अभी तक 10 संज्ञान में आई हैं, 10 लेआउट पास कराया है, तो परिणाम में 10 दी जा रही है। इसके अलावा जो अवैध कॉलोनीज है उनको सबको नोटिस जारी किया चुके हैं। उन्हीं के शिकायत हुई थी, उसी के आधार पर द्वारा कहा गया कि इनके साथ साथ सभी कॉलोनी की जाँच की जाए। उनके लेआउट पास है, उनके द्वारा भी तो इसमें कोई प्रकट नहीं किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के बरगढ़ से, जहां पर चित्रकूट से है। यहां रेलवे स्टेशन बरगढ़ में सारनाथ एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ठहराव पुनः प्रारंभ करने की मांग की जा रही है। ट्रेन ठहराव में अत्यधिक विलंबता के कारण गत वर्ष 31 जुलाई 2024 को रेल मंत्री भारत सरकार और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर श्याम नारायण शुक्ल सदस्य क्षेत्रीय कार्य समिति द्वारा ट्रेन ठहराव हेतु ज्ञापन भी दिया गया। वहीं दिनांक 19 मार्च 2025 को पुनः अपर महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे को संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक बरगढ़ के माध्यम से भेजकर रेलवे स्टेशन बरगढ़ में सारनाथ ट्रेन के ठहराव और बरगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप सड़क मार्ग में ऊपरगामी सेतु निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर मध्य रेलवे अंतर्गत रेलवे स्टेशन बरगढ़ में ऊपरगामी सेतु निर्माण के संबंध में लंबे अरसे से प्रयास किया जा रहा है। यह अंतर प्रांतीय सड़क है जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ती है। व्यावसायिक दृष्टि से इस सड़क का बहुत महत्व है और ये जो रेल विभाग की टीम होती है, सर्वे टीम होती है, उसने ये पाया है कि बरगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप जो ये अपना ब्रिज जहाँ पर प्रस्तावित रहा है उसको ऊपरगामी सेतु के रूप में निर्माण कराया जाना चाहिए और वही सफल होगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारा विषय रहा है कि अपने रेलवे स्टेशन बरगढ़ में बुंदेलखंड एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का ठहराव होता रहा है। कोरोना काल में दोनों ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया था। लिखा पढ़ी के पश्चात रेलवे स्टेशन बरगढ़ में गत वर्ष बुंदेलखंड एक्सप्रेस का ठहराव पुनः प्रारंभ कर दिया गया, किंतु सारनाथ एक्सप्रेस का ठहराव आज भी
जो संस्कृति विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा की गई थी, आज भी रुका हुआ है। तो अपने स्टेशन अधीक्षक महोदय बरगढ़ के माध्यम से आज उत्तर मध्य रेलवे के जो हमारे सम्मानित अपर महाप्रबंधक जी हैं, उनको संबोधित ज्ञापन दिया गया है कि वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में हमारी जो सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव रहा है उसको पुनः बरगढ़ में दिया जाए। बरगढ़ के जनमान सदस्य, पत्रकारगण, स्टेशन मास्टर जी को ये प्रार्थना पत्र दिए हैं और इसमें पूर्व में संशोधित सारनाथ और बुंदेलखंड का ठहराव के बारे में है और दूसरा ओवरब्रिज बनाने के है। गेट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने के चलते काफ़ी देर तक गेट बंद रहता है, इसलिए ओवरब्रिज का डिमांड किया है। मैं इन लोग का डिमांड को मैं अपने उच्च अधिकारियों तक भेज दूंगा और इस बारे में इन लोग से संतुष्ट भी करूंगा कि इन गाड़ियों का ठहराव किया जाए ताकि यहाँ के आम जन को सुविधा प्राप्त हो। खबर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से है, जहां पर राज्य महिला आयोग के सदस्य राम मनोहर लोहिया महिला अस्पताल पहुंची तो मौके पर खामियों का अंबार मिला। राज्य महिला आयोग के सदस्य सुनीता सैनी ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। महिला आयोग के सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री से इसको लेकर शिकायत की जाएगी और कहा कि ये निरीक्षण की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाती है। जननी सुरक्षा योजना का पैसा नहीं पहुंच रहा और प्रसव के महीनों के बाद मोबाइल पर लाभार्थियों से सीएमएस बात नहीं करा सके। पीने के पानी की व्यवस्था सही न होने पर महिला अस्पताल के सीएमएस कैलाश को जमकर फटकार लगाई। तो वहीं निरीक्षण पंजिका मांगने पर सीएमएस नहीं दिखा सके। तो महिला आयोग के सदस्य ने कहा कि क्या आज तक किसी ने अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर 25 बच्चों की अनुपस्थिति भी मिली। मैंने आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया था तो वहाँ सब ठीक था, किसी कोई नहीं, बच्चे भी बहुत एक्टिव थे और व्यवस्था सारी अच्छी थी। जो दीवारों पे चित्रकलाएँ वगैरह होती हैं, वर्णमालाएँ होती हैं और अल्फ़ाबेट सब लिखा हुआ था जो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो सारी चीज़ वहाँ अच्छी थी। कितने वर्ष के बच्चे मिले आपको? 3 से 6 वर्ष के बच्चे हमको वहाँ मिले और पंजीकृत बच्चे वहाँ 45 थे। तो उन्होंने अभी कुछ बच्चे थोड़ा कम थे, आज बच्चे दोबारा चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रुक नहीं पाते ज़्यादा देर तक। आपको ये नहीं लग रहा कि ये कहीं ना कहीं इसका जो भोजन का जो खेल है वो इन्हीं आंकड़ों में है कि बच्चे मिलते नहीं, रजिस्टर ज़्यादा हैं? देखिए ऐसा तो नहीं है, रजिस्टर भी मेंटेन थे उनके, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। 45 बच्चों में से आपको कितने मिले? 45 बच्चों में से मुझे मिले वहाँ 20 बच्चे थे। तो यानी कि 25 बच्चे नहीं थे आपके विजिट के दौरान? हाँ, 25 बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे थे, रोने लगते चले जाते हैं। लोहिया अस्पताल में मैम आपने विजिट किया, क्या आपको देखने को मिला? आज तो मुझे सारी चीज़ें दुरुस्त लगी, बस एक थोड़ा पानी की कमी मुझे लगती है यहाँ पे, वो भी दुरुस्त हो जाएगी। मैं डॉक्टर साहब से मैंने बोला है। जननी सुरक्षा का पैसा कितनी महिलाओं के खाते में चला गया, आपने विजिट में देखा इस चीज़ को? नहीं, अभी देखूंगी, मैं रजिस्टर उनसे मांगूंगी। अभी मैंने कैरी खा ली, अभी मैं वार्ड में घूम के अभी यहाँ आकर बैठी हूँ। इतने बच्चों का टीकाकरण हुआ है, कितने टीके लग गए, कितने नहीं लगे, या बच्चों के टीकाकरण को लेकर क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई? व्यवस्था अच्छी है सब, मैंने भी रजिस्टर चेक किया था तो काफ़ी टीके वहाँ लग गए। रजिस्टर में मंगा रही हूँ, सबके चेक करूँगी। यहाँ पर 45 लग चुके हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर ऐतिहासिक गंगा मेला की शुरुआत हटिया के रंजन बाबू मैदान में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने झंडा फहराकर किया है। बैंड बाजा की धुन पर राष्ट्रगान किया गया। इसके बाद हटिया का सुप्रसिद्ध गंगा मेला निकाला गया। इस दौरान डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह सहित विधायक अमिताभ वाजपेयी सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि भारत में कानपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहां होली 7 दिन तक खेली जाती है। कानपुर की इस खास होली का इतिहास 82 साल पहले वर्ष 1942 में से ब्रिटिश शासन से जुड़ा है, जब कानपुर के 47 क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया गया था। उसके बाद अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिकारियों ने अनुराधा नक्षत्र के दिन होली खेली थी और तब से ये आयोजन होता आया। कानपुर जैसे ऐतिहासिक कस्बे की जो एक सांस्कृतिक विरासत है विशेष होली की, उसका जिलाधिकारी के रूप में अंग बनना बहुत ही मेरे लिए सम्मान और गौरव का विषय है। 1942 में यहाँ के कलेक्टर साहब ने रुकवाई थी और अब परंपरा ये कि कलेक्टर साहब ही को खिलवाते हैं। तो भारत की एक अनोखी परंपरा है, कानपुर की एक अद्भुत परंपरा है और इसका भाग बनकर मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। 1947 में देश आज़ाद हुआ
लेकिन हटिया वासियों ने सन 1942 में होली का जश्न मनाया। अंग्रेज सरकार ने होली खेलने में प्रतिबंध लगा दिया था। जिस दिन होली जली दूसरे दिन सन 1942 में सुबह हटिया वासियों ने होली खेलना चालू किया। जैसे ही होली खेल रहे थे, चारों तरफ से अंग्रेज पुलिस घुड़सवार आ गए और उन्होंने खेल रहे सभी नौबकों को ले जाकर जेल में बंद कर दिया, जिसका तीखा विरोध पूरे शहर में हुआ। शहरवासियों ने ऐलान किया कि जब तक ये बंदी छोड़े नहीं जाएंगे, जब तक हम निरंतर रंग खेलते रहेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक रंग चला। जब ये बात ब्रिटेन तक पहुंची तो वहाँ से आदेश, तत्काल रिहाई का आदेश हुआ और सभी को रिहा किया। जिस दिन रिहा किया गया, सहयोग से उस दिन अनुराधा नक्षत्र था। तभी से होली मेले की परंपरा अनुराधा नक्षत्र की हो गई। आज यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय आएंगे, अभी तिरंगा झंडा फहराएंगे पुलिस कमिश्नर के साथ और हटिया होली मेले का शुभारंभ करेंगे। यूपी के बस्ती जनपद में इन दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। उन्हें वोट देने वाले सदस्य लामबंद हो गए हैं। पूर्व में आयोजित एक बोर्ड की बैठक को निरस्त करने की मांग पर अड़े जिला पंचायत के 32 सदस्य लगातार अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं और पूरा मामला कमिश्नर अखिलेश सिंह के पास पहुंचा, मगर अभी तक इस मामले में अभी कोई आदेश नहीं आया है, जिसको लेकर आज फिर से जिला पंचायत के सदस्यों ने आयुक्त से मिलकर 24 तक का अल्टीमेटम दे दिया है और बैठक निरस्त करने का आदेश न होने पर 25 को धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। नहीं, निश्चित ये लड़ाई विकास के लिए है, विकास के लिए है। और जहां तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी से समर्पित हुआ जिला पंचायत, तो योगी जी की सरकार का ये लक्ष्य है, हमारी सरकार ये चाहती है 0 टॉलरेंस पे काम करे। सदन में हम उपस्थित हैं, किसी भी तरीके से अपना भी कोई अगर गलत तरीके से भ्रष्टाचार करेगा जिससे पार्टी की छवि और योगी जी की, मोदी जी की छवि खराब होगी, तो उसके खिलाफ हो जाएगी। क्योंकि पार्टी के तमाम हजारों लाखों कार्यकर्ता जो पूर्वज हमारे पार्टी को सींच के यहाँ तक पहुंचाए हैं, उसकी छवि हम लोग धूमिल नहीं होने देंगे। तो संजय चौधरी जी के नेतृत्व में अपर मुख्य अधिकारी जो भ्रष्टाचार पैसे के लिए कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बनाने को, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन 25 तारीख से अनिश्चितकालीन करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो आमरण अनशन पे जाएंगे। जो भी होगा, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बैठक शून्य नहीं होगा और पुनः बैठक नहीं होगा, क्योंकि एक लक्ष्य की लड़ाई। बैठक करने में कौन सा उनको आफत आ रही? अपर मुख्य अधिकारी को, संजय चौधरी जी को, बैठक तो सदस्यों का अधिकार है ना, सदन के सदस्य तय करते हैं बैठक हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग एफिडेविट दे रहे हैं, हम लोग नोटरी दे रहे हैं, बता रहे हैं बैठक नहीं हुई। वीडियो साक्ष्य में होता है, वीडियो दिखा दें सारे बैठक का कि सारे बिंदु पे चर्चा हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आपत्ति है? इसका मतलब है कि उनके मन में वो चीज है कि उनको पकड़ा जाएगा, उनकी गलतियां पकड़ी जाएगी जो भ्रष्टाचार उन्होंने। नहीं, अविश्वास होता संख्या हमारे पास 32 की संख्या है। दुर्भाग्य है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष है और हम ही लोग के मत से उनके पास 5 सदस्य नहीं है उनको समर्थन करने के लिए। दुर्भाग्य है। हम अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उनको उनकी असलियत दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति हो, अगर पार्टी के एजेंडे के खिलाफ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ अगर छवि धूमिल करेगा पार्टी को, तो उसको हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी सरकार भी नहीं। प्रपोजल कहाँ वो लेते हैं? प्रपोजल तो वो अपना लेते हैं, प्रपोजल कहाँ लेते थे? इसके पहले बैठक में वो किसी सदस्य का कार्य योजना नहीं लेते थे। कमिश्नर साहब की हम लोग आए, आपत्ति किए, उस पर भी लोग सवाल उठा रहे थे कि सबका क्यों आप लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं। आज ये अधिकार है कि सभी सदस्यों को प्रस्ताव लिया जाने लगा, तो हम लोग उनके सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोग संजय चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ हैं, जो आज उनको कार्यकर्ता जान के बताया गया था कि चलो कार्यकर्ता हैं, जाएंगे, सबका सुख दुख देखेंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है जिला पंचायत में? तो हम लोग को फिर चुनाव में जाना है 26 में। किस मुंह से जाएंगे पंचायत चुनाव में? भाजपा जाएगी, वो बताएंगे कि आपका अध्यक्ष ने ऐसा किया है। तो हम लोग उसी छवि को बचाने के लिए कि हमारी पार्टी है, तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग खड़े हैं। यूपी के मैनपुरी से खबर है। बता दें कि पुलिस महानिरीक्षक आगरा रेंज दीपक कुमार ने जनपद मैनपुरी में 2 दिवसीय दौरे पर रहे और जहां पहले दिन दीपक कुमार जी ने मैनपुर में निरीक्षण किया और पुलिस लाइन में बने बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया और पुलिस कमिश्नर, पुलिस पेंशनर और व्यापारी के साथ गोष्ठी आयोजित कर निराकरण के लिए संबंधित निर्देश भी दिए। यूपी के रायबरेली से खबर, जहां यूपी राज्य महिला आयोग के सदस्य एकता सिंह रायबरेली पहुंची। एकता सिंह की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस में जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न किया गया। वहीं महिलाओं की समस्याएं सुनी गई, महिलाओं संबंधित समस्याओं के निस्तारण केंद्रीय निर्देश दिए गए। वहीं कार्यों में लापरवाही बरतने वाले विभाग पर कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
इस दौरान महिला संबंधित समस्त विभाग मौजूद। मैं अभी रायबरेली जस्ट आधे घंटे 1 घंटे में मैं निरीक्षण करते हुए आ रही हूँ सीएससी और आंगनवाड़ी का। यहाँ सर्किट हाउस में जन सुनवाई रखी जाती है। जो महिलाएं पीड़ित होती हैं और वो लखनऊ नहीं पहुंच सकती हमारे ऑफिस में, हेड ऑफिस में, तो हम लोग जनपद में इसीलिए आते हैं कि हम उन महिलाओं की समस्या को सुने और निस्तारण करें। तो आपको क्या लगता है प्रदेश में महिलाओं को आने स्तर घरेलू स्तर पर न्याय मिल रहा है? जरूर, हम लोग की तो कोशिश है कि उनको न्याय मिले। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पहुंच पाती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम वहां पहुंचे और महिलाओं की, मैं तो चाहती, बहुत महिलाएं ऐसे होती हैं जो डरती रहती हैं, वो नहीं बता पाती हैं। हम लोग जब ब्लॉक में कार्यक्रम रखते हैं, ये आशा बहू होती हैं, आंगनवाड़ी होती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना इनसे जुड़ पाए, क्योंकि ये घर घर पहुंचती हैं, तो हम लोग इनको भी जानकारी देते हैं कि घरेलू हिंसा हो या महिलाओं को लेके कोई भी मैटर हो, आप तक आती है तो आप हमें आयोग में पहुंचा सकते हैं, जिसमें आपका ना नाम आएगा ना कुछ आएगा। निरीक्षण के दौरान ऐसी कोई समस्या मिली जो निरीक्षण के दौरान जो भी समस्याएं अगर थोड़ी बहुत ही मिलती हैं तो हम लोग उनको बताते हैं कि ये चीजें कमी है, और अगली बार जब हम वहां पे जाते हैं तो वो चीजें हमें नहीं मिलती हैं, तो सारी चीजें ठीक है। यूपी के गाजियाबाद थाना कौशंबी पर मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कौशंबी पुलिस टीम द्वारा 3 आरोपी सरफराज अहमद, यूसुफ खान उर्फ गुड्डू और तुफैल के कब्जे से प्रतिबंधित 15,000 बोतल, 140 कार्टून और 5 प्लास्टिक के कट्टे, कोडिन युक्त फेंसिडील कफ सिरप, 5 मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस और 2 वाहन, कार और कैंटर बरामद होने के संबंध में थाना कौशंबी पर धारा और अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस की मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यूपी के फिरोजाबाद के थाना फरीहा पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वहीं कब्जे से तमंचा, 315 बोर खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की गई। देखिए, आज थाना फरिया पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी द्वारा आरोप लगाया गया था कि दिनांक 17/3 को उसकी स्त्री को कोई राजा तिवारी और रोनक के द्वारा अपनी गाड़ी में जबरदस्ती अपहरण करके ले जाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पुलिस ने सघन तलाशी अभियान आरंभ किया और आज इसमें फरीहा रजावली रोड पर सूचना मिली कि अभी पर मूवमेंट, पुलिस के द्वारा वहाँ पर तलाश के दौरान उसे रोका गया। सामने से स्प्लेंडर पर 3 व्यक्ति सवार आ रहे थे। पुलिस ने जब उनको रोका तो वो भागने लगे। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसमें जो राजा तिवारी और रोनक की शहर में गोली लगी, उसके 2 अन्य साथी वहाँ से फरार हो गए। एक मोटरसाइकिल और तमंचा 315 बोर खोखा सहित बरामद हुआ है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हुई है। जल्दी इसमें उनकी गिरफ्तारी की गई। यूपी के हरदोई से खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां नवजात शिशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी तस्कर चोरी किए हुए बच्चों को 5 लाख रुपए में बेचने का कार्य करते थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस के सहयोग से हरदोई पुलिस को सफलता मिली है। एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के टीम रवाना हुई थी, जहां तस्करों ने हरदोई की अतरौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया। यूपी के मुरादाबाद से खबर है, जहां पर संभल के बाद अब मुरादाबाद में भी नेजा मेला नहीं लगने दिया जाएगा। वर्षों से चली आ रही गलत परंपरा का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध कर दिया, लिहाजा जिला प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाया। जिला प्रशासन के मुताबिक गलत परंपरा को कहीं पर भी छोड़ा जा सकता है। मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के थावला गांव के मोहल्ला पड़ाव में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। इसी दरगाह पर सदियों से नेजा मेला लगता चला आ रहा है। इस वर्ष आगामी 2 अप्रैल से नेजा मेला शुरू होना प्रस्तावित है। बहरहाल
संभल में लगने वाला नेजा मेला शांति व्यवस्था के मद्देनजर निरस्त कर दिए जाने के बाद बुधवार को बिलारी में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी तहसील मुख्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने एसडीएम से मांग की कि सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर लूटपाट करने वाले सैयद सालार मसूद गाजी की याद में थावला गांव में नेजा मेला न लगाया जाए। तहसील बिलारी के ग्राम थावला में नेजा मेला आयोजित होता रहा है। चूँकि जो हाल फिलहाल के परिप्रेक्ष्य है संभल को लेकर के, तो ये ज्ञापन कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ भी दिया गया कि ऐसे मेले की अनुमति न दी जाए। चूँकि हर बार अनुमतियों के लिए आवेदन किया जाता है और उस पर लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से रिपोर्ट ली जाती है। इस बार कोई अनुमति के लिए अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का व्यापक दृष्टिकोण है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमने पुलिस, एलआईयू और राजस्व की रिपोर्ट मंगाई है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे तथा पूरे मुरादाबाद मंडल में एक रूपता रहे निर्णयों में। सर, पूर्व में क्या मेलों के लिए कोई आवेदन किए जाते थे? हाँ, हर एक आवेदन, चूँकि जनपद में 144 पहले की और अब बीएनएसएस की जो उससे रिलेटेड धारा है वो लागू है, तो किसी भी इस प्रकार के आयोजनों में अनुमति हमेशा से मांगी जाती है और उस पर पुलिस प्रशासन, एलआईयू सबकी रिपोर्ट के बाद वो अनुमतियाँ जारी की जाती हैं। इस बार कोई अनुमति के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मेला कमेटी ने अब तक कुछ निर्णय लिया इस बात को लेकर? कोई अनुमति, चूँकि अभी तक हमारे पास ना मेला कमेटी ना ग्राम के प्रधान ने अभी अप्लाई की है, तो जानकारी नहीं है। हालांकि कल शाम को प्रधान से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी एक प्रस्ताव किया है कि ये इस मेले का आयोजन नहीं करेंगे। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां पर मंडफिया थाना पुलिस की मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। जहां चित्तौड़गढ़ जिले की मंडफिया थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान 5 किलो 147 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान में कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश का धार जिला रंग पंचमी के मस्ती के रंग में नजर आ रहा है, तो वहीं जिला कलेक्टर भी इस मस्ती के रंग में जमकर रंग गुलाल के साथ फिल्मी गीतों पर थिरकते हुए नजर आए। दरअसल आज रंग पंचमी के अवसर पर कलेक्टर प्रियंक मिश्र के निवास पर होली खेलने के लिए अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, समाज सेवियों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के साथ उनके परिजन भी होली के रंग में रंगे हुए और गानों की धुन पर थिरकते नजर आए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है। बता दें कि एक समय था जब जंगलों से लेकर गांव की गलियों सहित शहरों में गौरैया हर जगह भारी मात्रा में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये चिड़िया गायब होती नजर आ रही है। लेकिन शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी इस नन्ही चिड़िया की आबादी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनमें से एक है ग्वालियर की डीडी नगर में रहने वाली साधना राजीव कोठारी, जो कि पिछले 7 वर्षों से इन नन्ही चिड़िया के संरक्षण का कार्य कर रही है। साथ ही गौरैया प्रेमी ने विश्व गौरैया दिवस को लेकर बताया कि ये प्रेरणा मुझे 2 नन्हे गौरैया के बच्चे में से एक को बचाने में सफल हो सकी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि लगभग 250 वर्ड हाउस घर बनाने के साथ ही सुबह उठकर चिड़ियों के लिए दाना पानी खिचड़ी तैयार करने में परिवार भी साथ देता है। साथ ही साधना राजीव कोठारी ने ये भी बताया कि शहर के कई विद्यालय के छात्र छात्राओं को वर्ल्ड हाउस बनाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें स्टेट अवार्ड से भी नवाजा है। वहीं 250 से अधिक प्रादेशिक और राष्ट्रीय अवार्ड भी गौरैया संरक्षण को लेकर मिल चुके हैं। 7 साल से काम कर रहे हैं। एक बार हमारे घर पर गौरैया के बच्चे हुए थे, पंखे के जो होल होता है उसमें दिए थे, तो उसमें से वो नीचे गिर गए तो मर गए बच्चे। तो उस समय मैंने सोचा क्यों ना हम इधर कुछ बर्ड हाउस वगैरह बना के टांग दें, जिससे विलुप्त होती प्रजाति गौरैया का बचाव हो सके। तो हमने वहाँ पे एक बर्ड हाउस बना के टांग दिया, तो चिड़िया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसमें वो आने जाने लगी। अच्छा, कब से काम कर रही है आप? ये 7 साल हो गए सर जी। अच्छा, कैसे आपकी दिनचर्या कैसे रहती है चिड़िया? सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं, तो उनके लिए हम खिचड़ी बनाते हैं, सभी प्रकार की दालें मिला के उसके लिए खिचड़ी बना के हम रख देते हैं। तो और बोल देते हैं आओ चिड़िया, तो सारी चिड़ियाँ आ जाती हैं और सब खाना खा लेती हैं। और पूरे दिन हम उनको 5-6 तरह के अनाज मिक्स करके रख देते हैं, जिससे वो सारे दिन खाती रहती है। फिर शाम को हम उनके लिए कुछ बना के रख देते हैं, खिचड़ी वगैरह या दलिया बना देते हैं कभी कभी, तो वो उसमें को खा लेती हैं बड़े प्रेम से। अच्छा,
इसके लिए हमें बहुत जगह से अवार्ड मिले हुए हैं, पर्यावरण के तौर पर और गौरैया संरक्षक के तौर पर। और अभी हाल में हमें भोपाल से मुख्यमंत्री के हाथों एक अवार्ड मिला। खबर कर्नाटक के चिकोड़ी से, जहां पर बुधवार को रंगपंचमी समारोह का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। चिकोड़ी के केसी रोड में मौज मस्ती करने वालों, विशेष रूप से युवा लड़कों ने नृत्य किया। रंग पंचमी के दौरान कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाए गए सामान्य सड़क प्रतिबंधों ने उत्सव की भावना को कम नहीं किया। उत्सव में बच्चों के साथ जुड़े मुखौटे और अन्य सामान के साथ शहर में घूमते नजर आए। खबर गुजरात के सूरत से है, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई महिला सशक्तिकरण अभियान को लेकर तमाम सेवा भावी संस्था गरीबों के लिए काम कर रही है। वहीं सूरत शहर के घौड़दौड़ रोड पर स्थित मालाबार गोल्ड कंपनी ने 11 और 12 कक्षा में पढ़ने वाली सरकारी स्कूल की 36 छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 2,98,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा करवाए। इस प्रकार से कंपनी पिछले 15 सालों से सेवा प्रदान कर रही है। जी, महिला सशक्तिकरण को लेके कहीं न कहीं आज भी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को, जो बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है और किस प्रकार से उनको प्रगति पे ले जाना है। कहीं न कहीं ऐसे तमाम जो गरीब परिवार के बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उसी को लेके हम बातचीत करेंगे। यहाँ मालाबार गोल्ड एक ऐसी कंपनी है जहाँ कई सारे गरीब बच्चों को हमेशा से सहयोग करती आ रही है। और हम बात करेंगे सूरत के गुड़दौड़ रोड पे मालाबार कंपनी है, उसके हमारे साथ मैनेजर खास तौर पे मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से आज जो कार्यक्रम किया गया। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम दिव्यांग पारेख है, मैं मालाबार सूरत शोरूम में मैनेजर हूँ। और यहाँ पे आज हमने स्कॉलरशिप इवेंट किया है। स्कॉलरशिप इवेंट में हमने 36 छात्राओं को स्कॉलरशिप दिया है, जिसकी वैल्यू 2,98,000 रुपये है आज की डेट में। जी, इसके अलावा जो बच्चों को आप जो आपने दिया है वो कितना रकम है, किसके माध्यम से और किस प्रकार से दिया गया है? ये जो भी रकम है वो 2,98,000 रुपये है, वो CSR एक्टिविटी थ्रू हम देते हैं। और वो 11 और 12 की छात्रा हैं जो स्कॉलरशिप के इवेंट में उसको दिया है। जी, इसके अलावा जो आपकी संस्था है, जो मालाबार गोल्ड कंपनी है, किस प्रकार से एक्टिविटी करती है समांतर तौर पे? ज़्यादातर समांतर तौर पे हमारा CSR एक्टिविटी है, जहाँ पे हमारा मिशन है अभी हंगर फ्री वर्ल्ड, जिसके कार्यक्रम में हम अभी करंटली पूरे इंडिया में 60,000 प्लस फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहाँ पे हम सूरत में 400 प्लस डेली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और आज की बात करूँ तो जैसे हमने यहाँ पे 36 लड़कियों को स्कॉलरशिप दिया है, वैसे पूरे गुजरात में 610 लड़कियाँ को 48 लाख रुपये का स्कॉलरशिप दिया है, और पूरे भारत में 21,000 लड़कियों को 16 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है। तो जो 36 बच्चियों को आपने स्कॉलरशिप दिया है, तो उनको जो रकम है किस प्रकार से गया है? वो सीधा वो हम ना किसी ट्रस्ट में और ना ही कोई संस्था द्वारा नहीं, हम सीधा उसकी लड़कियों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। अच्छा, इस प्रकार से जो आपकी संस्था है, जो गोल्ड कंपनी है, कब से काम करती है? ये हमारी CSR एक्टिविटी जब से कंपनी हमारी प्राइवेट लिमिटेड बनी है तब से लास्ट 10-15 ईयर से वो कंटिन्यू काम कर रही है। जो इसका रकम होता है, कहीं न कहीं जो आप लाखों में आप वितरण करते हैं गरीब परिवार के बच्चों को, तो उसका जो इनकम होता है किस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ये CSR एक्टिविटी में प्रॉफिट का 2% एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमको CSR एक्टिविटी करना पड़ता है जिस हिसाब से, लेकिन हमारे CMD में वो 2% की जगह पे 5% हम CSR एक्टिविटी में फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, इस तरीके से जो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो कहीं न कहीं जो आप इसका आंकड़ा किस प्रकार से लेते हो कि कौन से विस्तार में किस परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब हैं या अमीर, इसका कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं? नहीं, यहाँ पे जैसे हमको स्कॉलरशिप देना था, हमारे जैसे हमारा स्टोर का प्रॉफिट भी रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे छात्रा के नंबर्स फिक्स रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 36 लड़कियाँ हैं, तो 36 लड़कियों में हमने हमारे DUSA से कंसल्ट करके हमने पूरे गवर्नमेंट स्कूल की छात्रा को ही सिलेक्ट किया है, जो रियल एलिजिबल है, जो रियल में वो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो उनको ही सीधा दिया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, हर क्षेत्र में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं कि जो आपकी निगरानी में हैं, जो आपकी जानकारी में आ रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, अगर जो बचे हुए हैं उनको किस प्रकार से आप आमंत्रित करना चाहेंगे?
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम हमारे एक लिमिटेशन के हिसाब से जितने लोगों को हम पहुँचा रहे हैं, उसके अलावा भी और संस्थाएं भी जुड़े, हम जैसे मालाबार कार्य कर रही है वैसे हर एक संस्था को भी करना चाहिए और ऐसे आइडेंटिफाई करके रियलिटी जिसको नीड है उसको ये पहुंचाना चाहिए और हम सब मिलके अगर करते हैं तो भारत का विकास 100% श्योर है। जी, आपने देखा जिस प्रकार से मालाबार गोल्ड कंपनी की जो मैनेजर जी थे, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कहीं न कहीं ऐसे कामों में जो तमाम प्रकार की जो संस्थाएं चल रही हैं, जो ट्रस्ट चल रहे हैं, उनको आगे आके हाथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी काफ़ी आगे है और देख भी रही है किस प्रकार से जिस प्रकार से जो गरीब बच्चे हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उनकी सेवा कार्य कहीं न कहीं जो महिला है उनको आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी का और हर संस्थाओं का कर्तव्य होना चाहिए। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज, सूरत, गुजरात। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से, जहां बागला डिग्री कॉलेज के भूगोल विभाग के प्रोफेसर और चीफ प्रोक्टर छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी रजनीश कुमार को हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक हाथरस पीसी के दौरान पूरे मामले का खुलासा करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज में छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में जांच शुरू हो गई है। बुधवार को जांच टीम कॉलेज पहुंची, जहां हाथरस डीएम के आदेश पर एसडीएम सदर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम बनी है और पूरे मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय